हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम जीत सिन्हा और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो ये मेरी 5th वीडियो है कॉन्ट्रैक्ट लॉ के ऊपर। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को कैसे इन्फोर्स करवा सकते हैं और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किस किस तरह के होते हैं। और आप वीडियो में बने रहे, मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ कि कंटिंजेंसी कब अराइज होती है, किस सिचुएशन में अराइज होती है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या इसेंशियल कंडीशंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल यही आता है कि हम लोग क्या ये पढ़ रहे, कौन सा इसका मतलब क्या हुआ। तो सेक्शन 31 में बताया गया कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कुछ करने इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, कुछ करने या ना करने। अगर कोई इफ़ सम इवेंट कोलेट्रल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। तो यहाँ पे सेक्शन 31 ये बताता है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि कुछ होने या कुछ नहीं होने पे क्या करना होगा जो पार्टी ने प्रोमिसेस की है, तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट को कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। बेयर एक्ट में जो इलस्ट्रेशन दी गई है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करते हुए, तो इसमें दिया गया कि ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे टू बी ₹10,000 इफ़ बीज हाउस इज़ बर्न्ड। तो यहाँ पे अगर बी का घर जल जाता है तो उसे 10,000 रुपीज़ ए से मिलेंगे। तो मान के चलिए ए यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है जो इंश्योरेंस कर रही है बी के हाउस को। अगर कि बी का घर अगर जलता है तो मैं उसे 10,000 रुपीज़ पे करूँगा। तो यहाँ पे बी के घर जलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके घर जल भी सकता है या नहीं भी जल सकता है। बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि किसी का भी घर बर्नट हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पे इस इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी भी बहुत कम होती है, हो भी सकता है या ना भी हो सकता है। तो ये इवेंट की कंटिंजेंसी होती है। तो इसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट को कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट तभी इन्फोर्स करवाया जा सकता है जब बी का घर जला हुआ है। कंडीशन पहले फुलफिल होनी बहुत ज़रूरी है। अगर कंडीशन यहाँ पे नहीं फुलफिल होती है तो बी इन्फोर्स नहीं करवा सकता ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो यही डिफाइन किया गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इसेंशियल कंडीशन है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के। तो सबसे पहला इसेंशियल कंडीशन है कि कंटिंजेंसी जो है वो कोलेट्रल टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे कोलेट्रल टू कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, तो हम लोग इसे 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कंटिंजेंसी मस्ट बी कोलेट्रल टू कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है। तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल बताने वाला हूँ जिसमें कि आप समझ जाइएगा कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन, इसमें क्या क्या अंतर है। तो हम लोग प्रपोजल ऑन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को डिफरेंस समझ लेते हैं पहले, तभी हमें कोलेट्रल का मतलब समझ आ जाएगा कि कोलेट्रल टू कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और प्रपोजल ऑन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन का मतलब क्या है। मान के चलिए एक पर्सन है ए, उसने ये प्रपोजल दिया कि अगर मेरा कोई लॉस्ट डॉग या पेट कोई भी मेरा खोज देगा तो मैं उसे 10,000 रिवॉर्ड दूंगा। बी ने ए का डॉग खोज लिया, तो अब यहाँ पे बी इन्फोर्स करवा सकता है कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इस तरह बी ने जैसे डॉग खोजा वैसे बहुत सारे पर्सन हो सकते थे जो डॉग खोज सकते थे। पहले से कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये एक जनरल ऑफर था जो ए ने किया था। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है कि पहले यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में नहीं था। लेकिन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो पहले होना चाहिए कंटिंजेंसी से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉन्ट्रैक्ट बिफोर कंटिंजेंसी, तो ये ध्यान में रखना है। तो दूसरा पॉइंट है कि कंटिंजेंसी में डिपेंड अपॉन विल ऑफ ए पर्सन। तो इसका एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि कंटिंजेंसी किसी पर्सन के विल, ये चाहने या ना चाहने पे भी डिपेंड कर सकती है। तो मान के चलिए ए ने ऑफ़र किया बी से कि तुम मेरी डॉटर सी से शादी कर लो। तो अब यहाँ पे बी का विल जो है, बी शादी इससे करेगा या नहीं करेगा ये कंटिंजेंसी है। चाहे वो किसी पर्सन के विल पे भी डिपेंड करता हो तो ये मैटर नहीं रखता है।
तो इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस है। तो उस केस का नाम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वर्सेस एजे अराथून। तो इस केस में क्या हुआ था, जो प्लेंटिफ है उसने ये सप्लाई ऑफ टिम्बर के लिए गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट किया, जो कि सुपरिटेंडेंट के द्वारा अप्रूव करवाना था, लेकिन सुपरिटेंडेंट ने डिसअप्रूव कर दिया कि नहीं, मैं इस टिम्बर को अप्रूव नहीं करता हूँ। तो अब जो सप्लायर है उसने ये बोला कि गवर्नमेंट के साइड से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और उसने ये कंटेंशन रखा कि जो टिम्बर मैंने सप्लाई किया है वो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स, अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया है। तो अब यहाँ पे ये सवाल उठता है, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ फैक्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया अपने विम्स और फैंसीज पे आर्बिट्ररी डिसीजन लेते हुए, क्या ये सही है? तो ट्रायल कोर्ट ने ये अप्रोच लिया कि यहाँ पे ब्रीच है क्योंकि सुपरिटेंडेंट ने अपने विम्स एंड फैंसीज से किया है। लेकिन जब ये मद्रास हाई कोर्ट में पहुंचा तो मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि सुपरिटेंडेंट का अप्रूवल, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में भी बोला गया था कि इफ़ वी विल एक्सेप्ट दिस गुड इफ़ द सुपरिटेंडेंट अप्रूव दिस। सो सुपरिटेंडेंट का अप्रूवल से ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होती, मतलब यहाँ पे कंडीशन है कि सुपरिटेंडेंट का अप्रूवल, तो जब तक वो फुलफिल नहीं होती तो कोई एक पर्सन अपना कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं करवा सकता। तो अब थर्ड पॉइंट है कि कंटिंजेंसी टू बी कंडीशन प्रेसिडेंट। तो कंडीशन प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? तो कंडीशन प्रेसिडेंट, जैसे मैंने बताया कि कंडीशन पहले फुलफिल होना चाहिए। पहले एक अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ है तो कोई एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करवा सकता है। तभी इस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस हो पाएगा जब वो कंडीशन पहले फुलफिल होगा। तो अब चलिए हम लोग बात करेंगे इन्फोर्समेंट ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो यहाँ पे अब बहुत सारे सेक्शन में डिफाइन किया गया है कि अगर क्या होगा अगर इवेंट हैपन हुआ, तो क्या हुआ अगर इवेंट नहीं हैपन हुआ। तो फ्यूचर कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन, अगर कोई भी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें किसी भी लिविंग पर्सन की बात होती है कि उसके लाइफ टाइम की, तो क्या होगा। तो फिर अब इवेंट हैपनिंग इन स्पेसिफाइड टाइम, नॉट हैपनिंग इन स्पेसिफाइड टाइम, और एग्रीमेंट कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबिलिटी। तो एक एक करके हम लोग सबको डिटेल में देखेंगे। तो सेक्शन 32 ये बताता है कि अगर कोई कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट, वो तब तक फुलफिल नहीं किया जा सकता जब तक वो इवेंट होता नहीं है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात की गई है कि जब तक नहीं परफॉर्म किया जा सकता जब तक वो इवेंट हुआ नहीं है। तो इसको अगर एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम लोग समझे, तो अगर ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं बी का हॉर्स परचेस कर लूँगा, और अगर, लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन उसने ये लगाया कि अगर ए जो है सी से पहले नहीं मरता है तब मैं बी का घोड़ा खरीद लूँगा। तो यहाँ पे ये तब तक इन्फोर्स नहीं करवा सकता जब तक ए सी से ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता है। तो जब तक सी मरेगा नहीं तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। तो अब नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट देखते हैं। तो नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट का मतलब है कि जब तक इवेंट नहीं हुआ तब तक आप उसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते। अगर इवेंट हो जाता है तो वहाँ पे आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक शिप है, मान के चलिए शिप का कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी के बीच में कि अगर ये शिप कभी भी बीच समुद्र में डूब जाती है तो ए जो है बी को पे करेगा 10,000। तो अगर शिप लौट के आ रही है बी के पास बार बार, तब तक ए लायबल नहीं होगा पेमेंट के लिए। अगर शिप किसी दिन सिंक कर जाती है, डूब जाती है, तो तभी ए को पे करना होगा। तो अब हम लोग देखेंगे फ्यूचर कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन। तो फ्यूचर सेक्शन 34 में ये बताया गया कि अगर कोई पर्सन के कंडक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, और वो इंसान कुछ ऐसा कर लेता है जिससे वो कंटिंजेंसी इम्पॉसिबल हो जाती है, तो उस सिचुएशन में उसको इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता है। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ए ने बी को ऑफर किया कि तुम सी से शादी कर लो, लेकिन सी ने अब मैरी कर लिया डी से। तो अब यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि बी और सी शादी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर जब तक डी से डाइवोर्स नहीं हो जाता, या फिर सी या डी मर नहीं जाता, तब तक ये नहीं पॉसिबल हो पाता है।
तो यहाँ पे कोई भी पर्सन के डाइंग, मरना, वो किसी के हाथ में नहीं है, तो इसी कारण से ये इम्पॉसिबल हो जाता है। तो फोर्थ पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इवेंट हैपनिंग इन स्पेसिफाइड टाइम। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते। ए ने बी से प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपीज़ दूंगा अगर ये शिप विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम लौट के आती है। तो अगर वो शिप विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, मान के चलिए 1 ईयर है, तो अगर 1 ईयर के अंदर वो शिप लौट के आती है तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करवाया जा सकता है। तो अब जो है कि इवेंट नॉट हैपनिंग इन स्पेसिफाइड टाइम, तो अब ए ने बी से प्रॉमिस किया कि अगर मैं तुम्हें 1 लाख रुपीज़ दूंगा अगर शिप 1 ईयर के टाइम में लौट के नहीं आती है। तो अब अगर शिप 1 ईयर में नहीं लौट के आती है तब यहाँ पे ए को देना होगा 1 लाख रुपए बी को। तो अब आखिरी जो है कि एग्रीमेंट कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबिलिटी। कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबिलिटी का क्या मतलब है कि ऐसा कुछ कंटिंजेंसी है जो कि जिसका होना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका एक एग्जाम्पल है कि ए ने बी से प्रॉमिस किया कि आई विल गिव यू 10,000 रुपीज़ इफ़ यू मैरी माई डॉटर, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्रीमेंट एज डॉटर इज डेड। सो here the contract is void due to impossibility of this situation. So this is all which we have discussed in contingent contract. So thank you guys for watching this video. Comment down your queries. If you have any doubt regarding contingent contract, please comment down below, and you can connect me through LinkedIn or Telegram. Link is in description, so check it out. Thank you guys.